चलो, हेलो दोस्त। मैं सूरज खत्री, सूरज कॉमर्स क्लासेस से बोल रहा हूँ। आज हम लोग डिस्कस करते हैं लेसन 4 कॉमर्स की जो चैप्टर है अकाउंटेंसी की, वो लेसन 4 है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है? देखिए, मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर refers to entry of a person in the firm as a owner, resulting in increase in the number of members in a firm. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म चल रही थी उस पार्टनरशिप में नए साझेदार को प्रवेश देना, यानी कि उनमें संख्या में वृद्धि कर देना। साझेदार की संख्या में क्या हो जाना? वृद्धि हो जाना। तो उसी को हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है। अब कहता है एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो न्यू पार्टनर कैन इंटर इनटू पार्टनरशिप। इसमें कह रहा है कि एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 के अनुसार जो बता रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है बता रहा है कि कोई भी नए साझेदार जो हैं एडमिट तब हो सकते हैं द ओल्ड पार्टनर्स गिव द एसेंट, जब सभी पुराने साझेदार जो है उस पर सहमति दे। ए न्यू पार्टनर आफ्टर एडमिशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म, बट ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट कमिटेड बाय द फर्म पीरियड टू हिज एडमिशन। इसमें ये बात बताना चाह रहा है कि जो नए साझेदार जो है फर्म के पुराने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। जो फर्म में पार्टनर एडमिट होगा उसके होने के बाद से सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। आगे देखते हैं, अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विल बी एज फ्लो। एक जब नए साझेदार आते हैं तो उनकी पार्टनरशिप फर्म में क्या पोजीशन होता है? पहला बोला ही इज नॉट लायबल टू पे एनी डेट ऑफ द फर्म इनकर्ड बिफोर हिज एडमिशन। इसमें ये बात बताया जा रहा है कि कोई भी जो नए पार्टनर आते हैं वो फर्म की लोन को चुकाने के लिए, पहले की जो लोन है उसके चुकाने के लिए वो लेबल नहीं होते हैं। दूसरा बात बताया जा रहा है ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। पुराने साझेदारों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक नए साझेदार के एडमिशन के समय क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पहला बोला रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि आपके पास पुराने साझेदारी समाप्त हो जाएगी और नई साझेदारी स्थापित हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऐसा कब होगा? एडमिशन होगा तब, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा तब, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तब वहाँ फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो उसी प्रकार से जब एडमिशन होता है तो वहाँ फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। दूसरा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग जब रेशियो चेंज कर जाएगा तो वहाँ पे भी रिकंस्टिट्यूशन होगा। तो इसमें भी होगा। कहता है इंक्रीज इन द पार्टनर ऑफ ए फर्म। इससे क्या होगा कि पार्टनर जो है उससे पार्टनर की संख्या जो है पार्टनरशिप फर्म में बढ़ जाती है। चौथा है इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ द फर्म। इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ द फर्म। इससे साझेदारों की कैपिटल जो है बढ़ जाती है, फर्म की कैपिटल जो है बढ़ जाती है। पांचवा है इंक्रीज इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अच्छा मैनेजमेंट करना होता है, तो इसलिए अगर नए साझेदार को स्थापित कर लिया जाता है तो बिजनेस का मैनेजमेंट और अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहता है। कहता आपके पास कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। पहला है कि नए साझेदार के क्या आवश्यकता होती है? तो पहला, नीड फॉर मोर कैपिटल। फर्म को विस्तार करने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है, तो वहाँ पे नए साझेदार की आवश्यकता होती है। दूसरा है इंक्रीज इन द मैनेजमेंट एंड वर्क।
बिजनेस की मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है, बिजनेस में वर्क करने की ज़रूरत होती है, तो नए शेयरधारक की आवश्यकता होती है। तीसरा, रिपुटेशन ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज। फर्म की अगर रिपुटेशन को बढ़ाना है तो उस कंडीशन में आपको नए शेयरधारक को लेना अति आवश्यक हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग है एडजस्टमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर ऑफ ए फर्म। अब जब नए शेयरधार आते हैं तो उस समय कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाती है। तो फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको सिखाएंगे, तो पहला जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए करना पड़ेगा। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या हम इसको गेनिंग रेशियो भी कर सकते हैं। आपको गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए प्रीवियस चैप्टर में आपको बताए हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। थर्ड में है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है, ये प्रीवियस चैप्टर में आपका पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है चौथा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अब फर्म की जो एसेट्स होती है एंड लायबिलिटीज होती है उसको वैल्यूएशन किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ एसेट्स का मूल्य बढ़ जाता है तो कुछ एसेट्स का मूल्य घट जाता है, तो उसके लिए आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनाया जाता है। उसी प्रकार से कुछ लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ जाता है तो कुछ लायबिलिटीज का घट जाता है, जिसका रिकॉर्डिंग हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मतलब क्या है कि पहले से अगर फर्म के पास रिजर्व है, सरप्लस है, कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, कोई एक्सपेंसेस है, तो पुराने शेयरधारकों के बीच में इसको बांट दिया जाएगा। पुराने शेयरधारकों के बीच में बांट दिया गया, किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। तो ये सब चीज़ जो आपको बताया गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस को बांटने के लिए, सारा आपका प्रीवियस इस चैप्टर में बताया हुआ है। और एक जो और लास्ट पॉइंट है वो है आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ जब नए पार्टनर आते हैं तो कुछ जर्नल एंट्री करने होते हैं। इस जर्नल एंट्री को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो दो चीज़ लेके आता है। एक जो आता है आपके पास वो कैपिटल लेके आता है, और दूसरा जो होता है वो गुडविल लेके आता है। जिस प्रकार हम किसी के यहाँ जाते हैं तो दो चीज़ लेके जाते हैं, एक अपनी आवश्यकता की चीज़ और दूसरी जो होती है मिठाई। मिठाई जो है घर के परिवार के बच्चों को बीच में बांट दी जाती है, और जो सामान वस्तुएं होती है जो हमारी ज़रूरत की होती है वो हम लोग फिर वापस लेके आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो दो चीज़ को लेखा किया जाता है, एक कैपिटल आता है उसका, और जो गुडविल होता है उसको। गुडविल जो है पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, लेकिन जो कैपिटल होता है वो पार्टनर का होता है। वो जब पार्टनर चाहता है तो उसको जब फर्म की डिजॉल्व होती है तो वो पार्टनर अपना कैपिटल वापस ले लेते हैं, या रिटायर होते हैं तो वो अपना कैपिटल वापस मांग लेते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ जर्नल समझेंगे। कहता है जर्नल एंट्री है कैश ब्राउट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल। अगर नए पार्टनर जो है कैपिटल के रूप में कुछ लाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए कि राम जो है 10,000 रुपया कैपिटल लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट 10,000 लिख देंगे। दूसरा एसेट्स एंड गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर। अब जो पार्टनर हैं वो कुछ एसेट्स भी लाएंगे और कैपिटल के लिए कुछ एसेट्स भी ला सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी भी ला सकते हैं। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट स्टॉक या प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सब जो है आपके पास जर्नल एंट्री है, ये दो बेसिक जर्नल एंट्री है, इसको आपको समझ लीजिएगा। फिर हम आपको नए टॉपिक में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए समझाएंगे। थैंक यू।